वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स, आप लोगों का बिजनेस स्टडी टीचर बेटा स्वागत करता हूं आपका बिजनेस स्टडी क्लास में। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने यूनिट नंबर 7+1 बिजनेस स्टडी से स्टार्ट कर दी थी, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और इस यूनिट में अब तक हम लोग क्या कर चुके थे बेटा? हम लोग कर चुके थे बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद आज हमें जो डिस्कस करना था वो करना था बेटा ओनर्स फंड। और कल की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, कल मतलब डे आफ्टर टुमारो, बोरोड फंड के बारे में। तो आइए देखते हैं ओनर्स फंड के बारे में कि ओनर्स फंड क्या होते हैं। एक क्विक रिव्यू करते हुए कि बिजनेस फाइनेंस क्या है, नेचर हमने देखा, इसका फीचर्स देखी, और साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें ये देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। इस पर एक क्वेश्चन हमारा जनरली 4 से 6 नंबर का हमसे पूछ लिया जाता है। आज हम लोगों को जो टॉपिक करना है दैट इज वेरियस सोर्सेज रिगार्डिंग टू ओनर्स फंड, कि जो ओनर्स फंड है उससे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या सोर्स हैं, उनके बारे में वन बाय वन हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है इक्विटी शेयर्स। देखिए बेटा, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसका मतलब समझें आप। हमने जब कंपनी का चैप्टर पढ़ा था, उस कंपनी के चैप्टर में एक पॉइंट देखा था कि कंपनी जनरली जो कैपिटल अरेंज करती है वो बाय इशूइंग द शेयर्स, कैपिटल को क्या करती है, अरेंज करती है। अब एक शेयर्स को इशू करती है, और हमने ये भी देखा था कि कंपनी में जो शेयर्स होते हैं बेसिकली वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स का मतलब हमारा क्या है बेटा? इक्विटी शेयर से मतलब कि ऐसे शेयर्स जिन के होल्डर्स को एक स्पेसिफिक राइट होता है, जिसको बोलते हैं बेटा वोटिंग राइट। वो कंपनी के जितने भी अफेयर्स होते हैं उनमें उसका वोटिंग राइट होता है, उसमें वो पार्टिसिपेंट करता है, उसमें वो अपने डिसीजंस रख सकता है, अपने सॉल्यूशन, अपने सजेशंस दे सकता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। तो इक्विटी शेयर्स एक कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी कंपनी स्टार्ट की जाती है तो सबसे पहले कंपनी जब भी कैपिटल को रेज करेगी तो दैट विल बी बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर्स। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है बेटा किसी भी कंपनी के लिए। इक्विटी शेयर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ओनरशिप ऑफ द कंपनी से। इट मींस जो इसके होल्डर होते हैं दे आर टू बी कॉल्ड एज ओनर ऑफ द कंपनी। Thus, the capital raised by issue of such shares is known as ownership capital or owners fund. इसलिए हम इसको owners fund या ownership capital के नाम से जानते हैं। Now, there are some facts about equity share capital. Equity share capital is a prerequisite to the creation of a company. मैंने जैसा आपको बताया, किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है सबसे पहले इक्विटी शेयर्स को इशू करना। Equity shareholders do not get a fixed dividend but are paid on the basis of earnings by the company. It means कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको फिक्स रेट से कोई डिविडेंड अमाउंट नहीं दी जाती। इनको जब भी डिविडेंड दिया जाएगा तो पर जितना भी प्रॉफिट कमाया है, अर्निंग्स हुई है, उसके आधार पर दिया जाएगा। इट मींस कि सबसे पहले सारी की सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी जितनी भी होती है उनकी पेमेंट की जाएगी प्रॉफिट में से। फिर प्रेफरेंस शेयर जो इनसे पहले आते हैं उनको डिविडेंड दिया जाएगा। उनको डिविडेंड देने के बाद यदि प्रॉफिट्स बचते हैं तो उस प्रॉफिट में से हम लोग क्या करेंगे बेटा? उस प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर को एक डिविडेंड अमाउंट पेड करेंगे अगर प्रॉफिट बचे हैं तो। अगर प्रॉफिट नहीं बचे तो उस कंडीशन में क्या होगा? इनको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। तो यही सेकंड पॉइंट हमें बताता है। They are referred to as a residual owners. इनको रेजिडुअल ओनर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉफिट्स बच गए लायबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद तो ही इनको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, अदरवाइज इनको प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलता। और दूसरा, इनको डिविडेंड देने के बाद भी यदि प्रॉफिट बचता है तो उस प्रॉफिट में भी इनको क्लेम लेने का अधिकार होता है, सिंस they receive what is left after all other claims on the company's incomes and assets have been settled. यानी कंपनीज की जितने भी क्लेम होते हैं उनकी पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें इनको प्रॉफिट का शेयर मिलता है। इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? रेजिडुअल ओनर्स के नाम से भी जाना जाता है। दे enjoy the reward as well as bear the risk of ownership. ये बेटा क्या करते हैं?
रिवॉर्ड, मैक्सिमम रिवॉर्ड, यानी कि सबसे ज्यादा अगर प्रॉफिट मिलता तो इन्हीं को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क भी यही बेयर करते हैं। अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनको कोई प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन द कंपनी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बेटा कि मान लीजिए कोई भी शेयर होल्डर है जिसके पास इक्विटी शेयर्स हैं, सपोज करते हैं उसके पास 100 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू मान लेते हैं 10 रुपए है, तो टोटल कितने रुपए के हो गए ये शेयर? 1000 रुपए के। अब जो 1000 रुपए है मैक्सिमम इन शेयर होल्डर से इतने ही रुपए लिए जा सकते हैं, यानी इतने रुपए की लायबिलिटी इनकी बनती है, इससे ज्यादा का पैसा हम इनसे मांग नहीं सकते, इनकी पर्सनल एसेट्स का हम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, जैसा कि आप लोग पार्टनरशिप फर्म में करते थे। पार्टनरशिप फर्म में तो पर्सनल एसेट्स यूज हो जाती थी ना, यहाँ पर्सनल एसेट्स यूज नहीं होगी, उसे ही हम क्या कहते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन द कंपनी। अगर मान लीजिए इसमें से भी इन्होंने 500 रुपए दे रखे हैं पहले से ही हमें, तो 500 रुपए जो इन्होंने दे रखे हैं, तो बाकी के जो बचे 500 रुपए केवल उतने ही रुपए हम इनसे मांग सकते हैं, इससे ज्यादा के पैसे हम इनसे मांग नहीं सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लिमिटेड लायबिलिटी। ये लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है थ्रू देयर राइट टू वोट इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इनको कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है बिकॉज दे हैव द वोटिंग राइट। नेक्स्ट है एक छोटा सा कॉलम हमने इसमें डिस्कशन करने की कोशिश की है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? क्या चीज आप जानते हैं? देखते हैं। पहला पॉइंट है कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल। आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल, तो द कैपिटल व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल। द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स दैट इज कॉल्ड एज शेयर्स, उसे हम शेयर्स कहते हैं। तो शेयर्स क्या होते हैं? When the total capital of a company is divided into small units, it is to be called as share. That small unit is to be known as share. उस small unit को हम share के नाम से जानते हैं। Next है each share has its nominal value, face value और par value. These are the same thing. Nominal, face और par value. इसका मतलब same है कि वो 10 रुपए का शेयर है तो उसकी वो face value है, उसकी वो nominal value है, वो at par पर है। For example, if a company issues 1 lakh shares of rupees 10 each, then rupees 10 is called as face value, nominal value, par value of each share. और यही शेयर यदि 10 रुपए का शेयर कंपनी 12 रुपए में इशू कर दे, फेस वैल्यू तो 10 रुपए है लेकिन 12 रुपए में इशू कर दे, तो जो 2 रुपए हम एक्स्ट्रा लेंगे दैट इज टू बी नोन एज बेटा प्रीमियम। उसे हम यहाँ पर किस नाम से बुलाएंगे? प्रीमियम। दैट इज टू बी नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से उसको यहाँ पर बुलाएंगे। द पर्सन होल्डिंग इज शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। जो व्यक्ति शेयर्स होल्ड करता है उसे क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर्स। जनरली कंपनी के अंदर बेटा 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, एक तो जिनको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, दूसरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मनी रेज्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल एंड मनी रेज्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो उसे हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं इनकी फीचर्स पर। व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और द मेरिट्स? पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट कंपल्सरी। कोई जरूरी नहीं है कि हम इक्विटी शेयर होल्डर को क्या करें? पेमेंट करें डिविडेंड की। देयरफॉर देयर इज नो बर्डन ऑन द कंपनी इन दिस रिस्पेक्ट। तो इसलिए कंपनी पर कोई बर्डन नहीं होता कि उनको कोई डिविडेंड इक्विटी शेयर पर देना है या नहीं देना है। प्रॉफिट होते हैं तो देते हैं, प्रॉफिट नहीं होते तो नहीं देते हैं, कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर सर्व्स एज ए परमानेंट कैपिटल एज इट इज टू बी रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी। यानी कि जो इक्विटी कैपिटल होती है वो परमानेंट कैपिटल के तौर पर कंसिडर की जाती है, क्योंकि इसका पेमेंट हम केवल और केवल कंपनी के समापन पर ही करते हैं। लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, क्लोज डाउन, शट डाउन या डिजोल्यूशन पर ही करते हैं, उससे पहले इसकी पेमेंट नहीं की जाती।
एज इट स्टैंड्स लास्ट इन द लिस्ट ऑफ क्लेम्स। तो ऐसा इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब हम कंपनी को बंद करते हैं तो कंपनी में को बंद करने पर जो क्लेम्स यानी आउटसाइडर लायबिलिटीज होती है जिनकी पेमेंट की जाती है, तो उस कंडीशन में पेमेंट में ये सबसे आखिरी में खड़े होते हैं। नहीं, सारी लायबिलिटीज हम पेड करने के बाद अगर कुछ बचता है तो इनको पेमेंट करते हैं, अदरवाइज इनकी पेमेंट नहीं बचती है तो नहीं की जाएगी। इट प्रोवाइड्स ए cushion of creditors in the event of winding up of a company। ये एक प्रकार से क्रेडिटर्स के लिए क्या है, कशन का काम करते हैं, एक सिक्योरिटी का काम करते हैं कि भाई पहले उनको पेमेंट होगी उसके बाद इनको पेमेंट की जाएगी। फंड्स कैन बी रेज्ड थ्रू इक्विटी शेयर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज ऑन द एसेट्स। जब हम इक्विटी शेयर से पैसा रेज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो एसेट्स पर किसी प्रकार का कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता। हियर चार्ज स्टैंडिंग फॉर कि हम किसी प्रकार की कोई एसेट्स को गिरवी नहीं रखते, मोर्गेज नहीं रखते बेटा, क्योंकि हम यहाँ पर इक्विटी कैपिटल को इकट्ठा कर रहे हैं ना। तो इक्विटी कैपिटल को जब हम इकट्ठा करते हैं तो कोई किसी प्रकार का कोई मोर्गेज एसेट्स पर क्रिएट नहीं होता। द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर देयरफॉर फ्री टू बी मोर्गेज फॉर द पर्पज ऑफ बोरोइंग। तो इसलिए अगर इक्विटी शेयर का कोई मोर्गेज नहीं है तो इनके आधार पर हम लोन ले सकते हैं इनको गिरवी रखकर इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? द कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इनके बारे में दो बातें बड़ी फेमस हैं। एक तो इनको फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाएगा। फिक्स रेट से डिविडेंड देने का मतलब होता है बेटा कि प्रॉफिट चाहे कुछ भी हो, इनका डिविडेंड रेट फिक्स रहेगा। 5% तो 5%, 10% तो 10% इनको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, इनकी कैपिटल का पेमेंट इक्विटीज की कैपिटल से पहले किया जाएगा, यानी इक्विटीज को पेमेंट करने से पहले इनको पेमेंट की जाएगी। तो ये दो इनके प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, आप इनको बोल सकते हो दीज आर द प्रेफरेंशियल राइट which are to be given to preferential shareholders. First one, receiving a fixed rate of dividend out of the net profit of the company before any dividend is declared for equity shareholders. And second is receiving their capital after the claims of the company's creditors have been settled at the time of liquidation before the equity shareholder. यानी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन बाकी लायबिलिटीज जो कि आउटसाइडर लायबिलिटीज है उनकी पेमेंट करने के बाद पैसा मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, एज कंपेयर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैविंग ए प्रेफरेंशियल क्लेम ओवर डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यानी प्रेफरेंशियल क्लेम का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको कैपिटल की पेमेंट मिलेगी। कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर जनरली डू नॉट एंजॉय एनी वोटिंग राइट, यानी इनको किसी प्रकार का कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। सेकंड, प्रेफरेंस शेयर रिजेंबल्स डिबेंचर्स, ये डिबेंचर्स की रिजेंबलेंस देते हैं। जैसे डिबेंचर लोन होता है ना, उसी प्रकार से इसको आप एक प्रकार से रिजेंबल्स के तौर पर लोन मान सकते हैं, क्योंकि इसका फिक्स्ड बर्डन होता है हमारे कंपनीज की प्रॉफिट्स पर, क्योंकि हमें इनको फिक्स रेट से क्या देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। प्रॉफिट हो या ना हो, इनका फिक्स रेट डिविडेंड फिक्स होता है। अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं हुए तो इनको उस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन इनका डिविडेंड हम एक्यूमुलेट कर देते हैं। एक्यूमुलेट करने का मतलब है उसको अगले साल के लिए जो है ना एरियर में डाल देते हैं, और अगले साल जैसे ही प्रॉफिट होंगे तो सबसे पहले पिछले साल जो इनको डिविडेंड नहीं मिला था वो डिविडेंड दिया जाएगा, फिर करंट ईयर का डिविडेंड दिया जाएगा। इसलिए हम इनको ये कह सकते हैं कि दे रिजेंबल्स द डिबेंचर्स, इनको डिबेंचर्स के तौर पर कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन ये लोन नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ कैपिटल। दे बियर द फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। ऑल्सो द डिविडेंड इज पेबल ओनली एट द डिस्कशन ऑफ द डायरेक्टर्स and only out of profit after tax. To that extent, these resembles equity shares. Thus, preference share have some characteristics of both equity shares as well as debentures. जब हम बात करते हैं फिक्स रेट ऑफ रिटर्न की तो दे रिजेंबल्स लाइक द डिबेंचर होल्डर। जब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट होने पर ही डिविडेंड दिया जाएगा तो दे रिजेंबल्स गिव द रिजेंबल्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, दे विल जस्ट लाइक अपीयर द इक्विटी शेयर। तो इनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स हम डिस्कस करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। चलिए,
पहला है प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड रीजनेबली स्टडी इनकम इन द फॉर्म ऑफ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि इनको जब इनकम होती है, डिविडेंड दिया जाता है, तो वो एक फिक्स रेट से एक कॉन्टिन्यूस रेट से दिया जाता है। Thus, preference shares are useful for those investors who want to fix rate of return. जो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहते हैं वो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि कंपनी पर कंट्रोल किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का। अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए कंपनी ने तो उनकी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर के कंट्रोल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे डोंट हैव वोटिंग राइट। तो ओवर द मैनेजमेंट एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर डोंट हैव द वोटिंग राइट्स, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर के कंट्रोल पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पेमेंट ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर may enable a company to declare higher rates of dividend for the equity shareholders in a good times। अगर मान लीजिए जो फिक्स रेट से डिविडेंड हम पेड करते हैं प्रेफरेंस शेयर को, उसको कंपनी जो ना हायर रेट में भी कन्वर्ट कर सकती है, और वो जो है पार्टिकुलरली इक्विटी शेयर होल्डर से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन वो कब? जब कंपनी में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही हो, कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स क्या कर रही हो? अर्न कर रही हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स have a preferential right of repayment over equity shareholder in the event of liquidation। इनको एक preferential right क्या है कि इनकी पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट से पहले की जाती है। प्रेफरेंस कैपिटल does not create any sort of charge against the assets of the company, और ना ही हम ये बात करें जो प्रेफरेंशियल कैपिटल हम रेज करते हैं ना, उसके कारण कोई भी क्लेम एसेट्स के ऊपर क्रिएट नहीं होता। दीज आर द फीचर्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। कुछ एक्स्ट्रा सोर्स हम यहाँ देखने वाले हैं जिनमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स की, तो बेटा पहला टाइप है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसको मैंने जैसे आपको ऊपर डिस्कस करने की भी कोशिश की थी। यदि किसी साल पार्टिकुलरली मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिला, तो उनका डिविडेंड कम्युलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा कर लेते हैं उसको, इकट्ठा कर लेते हैं। इसका मतलब कि अगले साल उनको वो डिविडेंड पेड किया जाएगा, तो उनको बोलते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और नॉन कम्युलेटिव, जिनको ऐसा अधिकार नहीं दिया गया, यदि किसी साल उनको डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल उनको केवल अगले साल का ही डिविडेंड दिया जाएगा, पिछले साल का कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। द प्रेफरेंस शेयर्स which enjoy the right of accumulate unpaid dividends in the future years in case of the same is not paid during the year are known as cumulative preference share। And on the other hand, on non-cumulative preference share, dividend is not accumulated if it is not paid in a particular year and will be paid in the next year only of the next year dividend, not of the previous year dividend। लेकिन उनका डिविडेंड इकट्ठा तो हुआ ही नहीं, एक्यूमुलेट तो हुआ ही नहीं, तो उनको क्या कहेंगे? नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। इनका मतलब क्या होता है बेटा? जब प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, उनको जब हम डिविडेंड दे देते हैं, तो डिविडेंड देने के बाद यदि प्रॉफिट बच गया और हमने इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड दे दिया और उसके बाद प्रॉफिट बच गया, यानी रिटेन अर्निंग्स बच गई, तो उन रिटेन अर्निंग्स में भी इनको हिस्सा लेने का अधिकार होता है। अगर ऐसा अधिकार है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को, तो दे आर टू बी कॉल्ड एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर उनको ऐसा अधिकार नहीं है तो दैट इज टू बी टर्म्ड एज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मैं यहाँ पर एक बात आपको बेटा क्लियर कर दूं कि जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज जो ना रीअपियर्ड होगा आपके सामने, यानी दोबारा से आएगा, और उसमें ये सारी बातें दोबारा आप फिर पढ़ेंगे। तो इसको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझे ताकि वहां पर आपको समस्या ना आए 12th क्लास के अंदर। और ये कम से कम वहां 7 से 8 नंबर का चैप्टर आता है, तो 7 से 8 नंबर क्यों ना यही पक्के करके चले हम लोग। देखिए क्या है पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग। प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच हैव ए राइट टू पार्टिसिपेट इन फर्दर सरप्लस ऑफ ए कंपनी, शेयर्स व्हिच आफ्टर डिविडेंड एट ए सर्टेन रेट has been paid on equity shareholder are called participating preference share, and the non participating preference share such as which do not enjoy such rights of participation in the profits of the company, those are called as non participating preference share। next है convertible non convertible। कन्वर्टेबल का मतलब होता है कन्वर्ट किए जा सके, नॉन कन्वर्टेबल का मतलब है जिनको कन्वर्ट ना किया जा सके। किसमें? इक्विटी शेयर्स में।
राइट। तो प्रेफरेंस शेयर जिनके पास ये अधिकार होता है कि उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड एज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, और जिनको ये अधिकार नहीं है दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, दोज आर कॉल्ड एज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट है हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है बेटा? रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है रिटेन्ड किया हुआ प्रॉफिट, रिटेन्ड किया हुआ प्रॉफिट यानी बचाया हुआ प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट ना किया हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट अब तक हमने बांटा नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इज इट क्लियर? इसको हम रिटेन अर्निंग्स के नाम से जानते हैं। फ्लोइंग बैक, इसको हम फ्लोइंग बैक भी बोल देते हैं। फ्लोइंग बैक का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जो कि बिजनेस में ही दोबारा लगा दिया हो, दोबारा से उसको इन्वेस्ट कर दिया हो, दैट इज टू बी नोन एज रिटेन अर्निंग्स। क्या होती है रिटेन अर्निंग्स? देखिए, a company generally does not distribute all its earnings amongst the shareholders as dividends. A portion of the net earnings may be retained in the business for use in future. This is known as retained earnings and it is source of internal financing. ये internal financing का source होता है बेटा, और self financing और flowing back of profits। यानी अगर हमें इंटरनल फाइनेंस को ढूंढना है तो हम रिटेन अर्निंग्स का एग्जांपल ले सकते हैं, इक्विटी शेयर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर का एग्जांपल ले सकते हैं। दीज आर इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर फ्लोइंग बैक इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स लाइक नेट प्रॉफिट्स, डिविडेंड पॉलिसी, एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये डिपेंड करता है कि जो फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे नेट प्रॉफिट कितने हुए हैं, तो उसमें से कितना प्रॉफिट हम बांटेंगे, कितना रख लेंगे, डिविडेंड पॉलिसी कैसी है हमारी, हम हायर डिविडेंड पेड करते हैं, लोअर डिविडेंड पेड करते हैं, एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को चलते हुए कितना समय हो गया है। तो इन सब बातों से रिटेन अर्निंग्स डिसीजन अफेक्टेड होते हैं। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊं, मान लीजिए ये आपका 100% प्रॉफिट है, आपको ये 100% प्रॉफिट हुए हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि नेट प्रॉफिट आपके 100% है और आपकी डिविडेंड पॉलिसी जो है ना वो हायर डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की है, तो इसका मैक्सिमम पोर्शन, ये वाला पोर्शन आप लोग क्या कर देंगे, डिविडेंड के तौर पे बांट देंगे, और जो पैसा आपने ये बचा लिया दैट इज टू बी नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन काफी समय से चलता हुआ आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि डिविडेंड की रेट को कम कर सकते हैं, कम डिविडेंड आप जो है लोगों में बांटेंगे, और जो मैक्सिमम पोर्शन है वो रिटेन कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर। इसको आप रिटेन कर सकते हैं फ्यूचर की ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये आपने यहाँ इसमें रिटेन कर लिया अगर डिविडेंड पॉलिसी आपकी हायर है तो आप ज्यादा प्रॉफिट बांटते हैं, कम प्रॉफिट बचाते हैं, और अगर आप डिविडेंड कम बांटते हैं तो प्रॉफिट ज्यादा बचाते हैं। तो इसको हम बेसिकली डिविडेंड डिसीजन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इस प्रकार की बात रखते हैं ना कि हाउ मच प्रॉफिट विल बी रिटेन्ड एंड हाउ मच प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट टाइप ऑफ डिसीजन इज टू बी नोन एज डिविडेंड डिसीजन। उसको हम डिविडेंड डिसीजन के नाम से बोलते हैं। इसको रिटेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। कितना पैसा बचाएंगे, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम जब 12th क्लास में जाएंगे, बिजनेस स्टडी में इस चैप्टर को पढ़ेंगे दोबारा से, तो वहां पर एक क्वेश्चन आता है कि डिविडेंड डिसीजन क्या होते हैं। तो वहां पर हम इस बात को रखते हैं कि भाई जो भी प्रॉफिट हुआ हो उसमें से जितना प्रॉफिट आपने बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जितना प्रॉफिट आपने रिटेन कर लिया, द डिसीजन टू बी टेकन अबाउट द प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेंशन इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। तो उसको हम डिविडेंड डिसीजन के नाम से बुलाते हैं। चलिए इसकी फीचर्स क्या है देखते हैं। फीचर्स एंड मेरिट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स इज ए परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ फंड होता है, क्योंकि ये पैसा हमने बचाकर रखा हुआ होता है जिसका फ्यूचर में हम यूटिलाइजेशन करते हैं। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा अमाउंट हमें बाहर से कुछ नहीं खर्च करना पड़ता। जैसे कि अगर हम बात करें कि इक्विटी शेयर हमने इशू किए, तो इक्विटी शेयर को इशू करने के लिए बेटा हमें प्रोस्पेक्टस प्रिंट करवाना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है ना, ब्रोकर्स को हायर करना पड़ता है, इंस्टीट्यूशंस को हायर करना पड़ता है, उनके थ्रू हम इक्विटी शेयर्स को मार्केट में इशू करते हैं। लेकिन क्योंकि ये पैसा तो हमारा खुद का बचा हुआ है, हमारी बैलेंस शीट में पैसा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम उठाकर एक जेब से दूसरी जेब में डालने वाली बात है बेटा। आपकी ऊपर वाली जेब में पैसा है, वहां से निकाला आपने नीचे वाली जेब में डाल लिया,
तो आपने पैसा, अपना पैसा बिजनेस में से निकाला और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको कि ये एक सेल्फ फाइनेंसिंग है। इसमें कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं लगती, ना ही हमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट पेड करना पड़ता, ना ही हमें किसी प्रकार का डिविडेंड पेड करना पड़ता इसके ऊपर। तो जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, फ्लोटेशन कॉस्ट, ऐसा कोई खर्चा हमें इसको एक्वायर्ड करने के लिए नहीं करना पड़ता, इसलिए हम ये बोलते हैं कि इट इज फ्री फ्रॉम एक्सप्लिसिट कॉस्ट। As the funds are generated internally, there is greater degree of operational freedom and flexibility. तो हमारे पास फ्रीडम भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम जैसे मर्जी इस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। It enhance the capacity of business to absorb the unexpected losses. अगर फ्यूचर में कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हमारे सामने आ गया तो उस लॉस को भी हम इससे कंपनसेट कर सकते हैं। It may lead to increase the market price of the equity shares of a company. इस पैसे का यूटिलाइजेशन बेटा हम बोनस शेयर इशू करने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे कि हम जो इक्विटी शेयर्स की मार्केट प्राइस है उसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम फिर से डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले अपने नेक्स्ट हायर क्लासेस के अंदर। फिर नाउ आपको फिर इतना समझना है कि भाई इस पैसे से हम मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स बढ़ा सकते हैं कैसे, बाय इशूइंग द बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होते हैं सर? बोनस शेयर का मतलब होता है बेटा कि जब एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, अपने शेयर होल्डर्स को, उनके द्वारा जितने शेयर उन्होंने इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं उसके प्रोपोर्शनेट में, जैसे कि मान लीजिए किसी के पास 4 इक्विटी शेयर हैं तो उसको 1 बोनस शेयर इशू कर दिया, किसी के पास 40 होंगे तो उसको 10 बोनस शेयर इशू कर दिया। तो उससे क्या होगा, शेयर इक्विटी शेयर की कीमत इंक्रीज हो जाएगी, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी और मार्केट में भी जो है ना इक्विटी शेयर के प्राइस में उछाल आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, तो इससे मार्केट प्राइस हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा, कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू अब्जॉर्ब लॉस, यानी बिजनेस में यदि कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस आ गया तो उसकी पूर्ति यहाँ से कर सकते हैं। तीसरा, फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे इक्विटी शेयर का पैसा यूज कर रहे हैं, डिबेंचर्स को यूज कर रहे हैं, प्रेफरेंस को यूज कर रहे हैं, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, कंपनी के द्वारा रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, कंपनी एक्ट के द्वारा, लेकिन इनके ऊपर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, इसको जैसे मर्जी आप बिजनेस में यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ फीचर्स थी। एक पॉइंट दिया है बेसिक सा टॉप टिप के नाम से, इसको देख लेते हैं क्या है। एक्सेसिव फ्लोइंग बैक may cause dissatisfaction among the shareholders as they would get lower dividend. बेटा जितना ज्यादा प्रॉफिट आप बचाकर रखोगे तो शेयर होल्डर उतने ही नाराज भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डिविडेंड हम कम देंगे। मैंने आपको ऊपर बताया डिविडेंड डिसीजन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में कि भाई कितना पैसा बचाओगे, कितना पैसा बांटोगे। अगर आप ज्यादा डिविडेंड बांटते हो तो फर्म में, कंपनी में ये समस्या बनती है कि अगर आपको जब पैसे की रिक्वायरमेंट हुई तो आपके पास पैसा नहीं होगा। अगर आप कम प्रॉफिट बांटते हो डिविडेंड के तौर पे तो शेयर होल्डर आपसे नाराज हो सकते हैं कि भाई कंपनी डिविडेंड कम देती है तो हम अपना पैसा यहाँ क्यों लगाएं, तो वो अपना पैसा यहाँ से विड्रॉल करके किसी ऐसी कंपनी में लगा सकते हैं जहां को डिविडेंड ज्यादा मिले। तो ध्यान रखें कि ये इस प्रकार की होनी चाहिए पॉलिसी कि शेयर होल्डर्स भी खुश रहे, कंपनी में भी रिटेन अर्निंग्स काफी बच जाए, ताकि फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर, फ्यूचर एक्सपेंशन के ऊपर, कंपनी को एक्सपेंड करने के ऊपर हम ध्यान दे सके, उसके ऊपर वो पैसे को यूटिलाइजेशन उसका कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। जीडीआर क्या होती है? दैट इज जस्ट लाइक द इक्विटी शेयर्स। इनका यूटिलाइजेशन बेटा लोकल मार्केट के अंदर, यानी सॉरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम लोग लोकल करेंसी को कलेक्ट करने के लिए करते हैं। यानी अगर हम बात करें इंडिया की, अगर इंडिया में कोई जीडीआर इशू हुए हैं तो फॉरेन कंपनी यहाँ से फॉरेन करेंसी को कलेक्ट कर रही है। चलिए देखते हैं क्या है जीडीआर। द लोकल करेंसी शेयर of a company are delivered to the depository bank and these depository bank issues depository receipts. Those receipts are to be known as GDR. Such depository receipts denominated in US dollar that is to be known as global depository receipts. यानी कि जो डिपोजिटरी बैंक होते हैं, डिपोजिटरी बैंक का मतलब है बेटा जिस पार्टिकुलर कंट्री में हम जीडीआर इशू कर रहे हैं वहां का एक बैंक, जैसे हमारे यहाँ जो अपना सेंट्रल बैंक है आरबीआई, दैट विल बी वर्क एज ए डिपोजिटरी बैंक फॉर इशूइंग द जीडीआर। तो डिपोजिटरी बैंक क्या होता है? जिस भी कंट्री में आप इनको इशू कर रहे हैं फॉर गेटिंग द लोकल करेंसी, वहां की करेंसी को इकट्ठा करने के लिए फॉरेन सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसको हम क्या मानते हैं बेटा? फॉरेन सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी फॉरेन करेंसी, फॉरेन सोर्स ऑफ फाइनेंस को इकट्ठा करने के लिए हम इसको एक पॉइंट मानते हैं। तो इसका कुछ फीचर्स हमें दी गई हैं। क्या है फीचर्स? देखिए पहले फीचर, जीडीआर इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट
एंड कैन बी ट्रेडेड फ्रीली लाइक एनी अदर सिक्योरिटी। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नाउ व्हाट इज नेगोशिएबल? नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के हम इनको क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ट्रांसफर मतलब बेच सकते हैं। एक शेयर होल्डर, एक जो होल्डर होता है जीडीआर का, वो दूसरे व्यक्ति को ये जीडीआर सेल कर सकता है। इन इंडियन कंटेक्स्ट ए जीडीआर इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड अब्रोड बाय एन इंडियन कंपनी। यानी फॉरेन में इंडियन कंपनी के द्वारा एक इशू किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, फंड्स रेज करती है इन सम फॉरेन करेंसी, कुछ फॉरेन करेंसी को कलेक्ट करने के लिए। एंड इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस। और ये जो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ना, उन पर ये लिस्टेड होते हैं। उन पर लिस्टेड का मतलब है कि वहां पर इनको इनका नाम लिखवाया जाता है, जैसे ना लिस्ट करवाना, किसी चीज का नाम कहीं पर दर्ज करवाना। तो जीडीआर जब इंडियन कंपनी फॉरेन कंट्री में इशू करती है ना, तो वहां के जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर इनके नाम को लिखवाया जाता है, चढ़वाया जाता है कि भाई कंपनी अपने नाम को वहां रजिस्टर करवाती है कि हम यहाँ जीडीआर इशू करना चाहते हैं, तब जाकर ये कंपनी वहां पर जीडीआर इशू कर सकती है। एक जो होल्डर होता है ना जीडीआर का, होल्डर ऑफ जीडीआर, उसके पास जितने भी जीडीआर है वो उनको किसी भी वक्त नंबर ऑफ शेयर्स में क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। जनरली एक जो जीडीआर होता है वो पार्टिकुलरली कंफर्म नहीं है, 10 शेयर्स के इक्वल होता है। इसको देखकर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक जीडीआर 10 शेयर्स के इक्वल होता है, 10 इक्विटी शेयर्स के इक्वल होता है। द होल्डर ऑफ जीडीआर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स। ये किसी प्रकार का वोटिंग राइट कैरी नहीं करते, बट ओनली डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। इनको केवल हम डिविडेंड और कैपिटल को बढ़ाने के पर्पज से इशू करते हैं। यहाँ एक डू यू नो फैक्ट दिया है। मैनी इंडियन कंपनीज सच एज इंफोसिस, रिलायंस, विप्रो, आईसीआई हैज रेज्ड मनी थ्रू इशू ऑफ जीडीआर्स। ये जनरली जीडीआर्स के थ्रू पैसा रेज करती हैं, फॉरेन करेंसी कलेक्ट करती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे बेटा, दैट इज रिलेटेड टू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए केवल हम ये 4 ही टॉपिक पढ़ेंगे। इन चारों टॉपिक के आप नोट्स बना लें और मुझे जो है ना इवनिंग तक सेंड कर दे। कुछ क्वेश्चन मैं इनके ऊपर आपको सेंड करूंगा असाइनमेंट के तौर पर, वो इवनिंग में सेंड करूंगा। आप मुझे कल मॉर्निंग में वो सेंड करें, क्योंकि कल आपकी क्लास नहीं है ना बिजनेस स्टडी की, तो कल आप उसको कंप्लीट करके मेरे पास सेंड कर सकते हैं। टिल दैट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।